मिस्टर दीपक सिंघानिया शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करते हैं। बहुत अच्छी आमदनी है उनकी। निकिता इनकी पत्नी बहुत ही सुलझी हुई महिला है। दोनों में बहुत ही अच्छा तालमेल है, जिस वजह से इनकी गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही है। इनका एक ही बेटा है, 16 साल का तुषार, जो कि अभी 8वीं कक्षा का विद्यार्थी है। बहुत ही होनहार है तुषार, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। तुषार बहुत ही कम बोलता है और पूरा दिन बस अपनी पढ़ाई में मग्न रहता है। बस शाम को 1 घंटे के लिए क्रिकेट खेलने जाता है। एकदम अनुशासित दिनचर्या थी तुषार की। सुनो जी, आपसे कुछ पूछना था, निकिता ने अपने पति दीपक जी से बोला, जो कि बेड पर बैठे अपने लैपटॉप में बिजी थे। उन्होंने अपनी पत्नी की बात पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए बस इतना ही बोला, देखने से लग रहा था कि दीपक जी किसी बहुत ज़रूरी काम में मसरूफ़ हैं। कोई औरत आई है मोहल्ले में किसी दूसरे शहर से, लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती है। 2 बच्चे हैं उसके, एक लड़का और एक लड़की। लड़का 16 साल का है और लड़की 13 की। अब दीपक जी ने काम छोड़कर निकिता की बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया और वो बोले, तो मैं सोच रही थी उसकी लड़की को अपने यहाँ डस्टिंग के लिए रख लूँ। एक दिन छोड़ के स्कूल के बाद आ जाया करेगी, मेरी दूसरे कामों में भी मदद करवा दिया करेगी। उसे हम उसके खर्च लायक पैसे दे दिया करेंगे। क्या कहते हो आप? निकिता कभी भी अपने से निर्णय नहीं लेती थी। वो हमेशा अपने पति से बात करके ही कुछ भी फाइनल करती थी और यही हाल दीपक जी का भी था। वो भी अपनी पत्नी की सलाह से ही हर काम किया करते थे और दोनों में खासियत यह थी कि कभी भी एक दूसरे की बात को नहीं टालते थे। तो पत्नी की बात सुनकर दीपक जी बोले, देखो निक्की, लड़की छोटी है, उसकी अभी खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र है, क्यों उसे काम पर लगा रही हो? पता है ऐसे लोग बड़े खुददार होते हैं, बिना वजह किसी की मदद नहीं लेते और मैं इनकी मदद करना चाहती हूँ, बस आप हाँ बोल दो। निकिता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, ठीक है फिर, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो, पर बेचारी से कोई सख्त काम नहीं करवाना। देखो हमारे तुषार जैसी ही है वो भी। दीपक, जो कि उसके छोटे होने की वजह से उस पर दया आ रही थी, आप क्या मुझे इतना निर्दयी समझते हैं? आप चिंता मत करो, मैं उस छोटी लड़की से कोई सख्त काम नहीं करवाऊंगी। निकिता ने अपने पति को आश्वासन देते हुए कहा, ठीक है फिर रख लो। दीपक जी बस इतना बोले और अपने काम में लग गए। निकिता उस औरत से उसकी बेटी को काम पर भेजने की बात करती है। उन लोगों को तो वैसे ही पैसे की किल्लत थी, तो वो उसे बोलती है कि लड़की अगले दिन से आ जाएगी। दूसरे दिन जब लड़की आती है तो निकिता देखती है कि वो एक दुबली पतली सी सांवले रंग की लड़की है। नैन नक्श एकदम तीखे और बड़ी बड़ी आंखें, देखने में बहुत सुंदर थी वो लड़की। निकिता ने उससे उसका नाम पूछा तो वो धीरे से बोली, राधिका। निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बहुत ही प्यारा नाम है तुम्हारा। फिर उन्होंने उससे पूछा कि उसे थोड़ी सी झाड़ फूँक करनी होगी और छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना होगा, तो क्या वो कर लेगी? राधिका ने हाँ में गर्दन हिलाई तो निकिता ने कहा, बेटा ऐसे गर्दन ना हिलाओ, बोल कर बताओ। तो राधिका बोली, जी मालकिन। उसके मालकिन बोलने पर निकिता को हंसी आ गई और वो बोली, यह मालकिन बोलने को किसने बोला? तो बोली कि माँ ने कहा था कि उन मैडम को मालकिन बोलना है। निकिता उसके गालों के दोनों ओर हाथ रख के बोली, अरे तू तो मेरी बेटी जैसी है, मुझे मालकिन नहीं आंटी बोलोगी तुम? क्या बोलोगी? बड़ी ही मासूम आवाज़ में उसने कहा, आंटी। हाँ यह हुई ना बात, निकिता ने मुस्कुराते हुए कहा और बोली, यह कपड़ा लो और इन खिड़कियों की सफाई शुरू कर दो। देखने में राधिका दुबली पतली जरूर थी, पर काम बड़ी फुर्ती से करती थी।
उसने आधे घंटे में ही पूरे घर की खिड़कियों की डस्टिंग कर दी। फिर अपने आप ही सभी बिस्तरों पर चादर सेट कर दी। रसोई में बर्तन पड़े थे वो साफ कर दिए और अभी सोफे पर कपड़ा मार रही थी तो निकिता जी ने देखा कि इसने तो बहुत काम कर दिया। तो वो खुश होते हुए बोली, काम में तो तुम वाकई निपुण हो, पर एक बात सुनो बेटा, तुम्हें आगे से बर्तन साफ नहीं करने हैं, सिर्फ डस्टिंग करनी है और उसके बाद जो काम मैं कहूँ वही करना है। राधिका ने डरते हुए बोला, क्या मैंने खराब साफ किए हैं? आगे से आप जैसा कहोगे आंटी जी, मैं वैसा ही सफाई कर दूंगी बर्तनों की। उसकी गाल को प्यार से पकड़ते हुए निकिता बोली, बहुत बोली है मेरी बेटी। अरे नहीं, तुमने तो अच्छे से साफ किए हैं बर्तन, पर मैं तुमसे ऐसे काम नहीं करवाना चाहती। बस खाना पकड़ा दिया करो अपने अंकल और तुषार को, और अगर कभी पास वाली दुकान से राशन का कुछ लाना हो वो ला देना। बस इतना साथ चाहिए मुझे तुम्हारा। आप जो भी बोलोगी आंटी जी, मैं वो ही करूँगी, राधिका ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। निकिता ने उसे एक पैकेट पकड़ाया जिसमें कुछ चॉकलेट्स और बिस्कुट थे। उसे पकड़ते हुए वो बोली, आज के लिए बस हो गया, और हाँ, कल से अपनी किताबें भी लेकर आना। कौन सी क्लास में हो तुम? आंटी जी, कक्षा 6 में हूँ मैं, भोली राधिका ने जवाब दिया। ठीक है, कल से बैग भी साथ लेकर आना अपना, खाली टाइम में पढ़ लिया करना। अगर कहीं परेशानी होगी तो मैं देख लिया करूँगी। निकिता पहले तो उसकी केवल आर्थिक मदद करना चाहती थी, पर अब तो वो चाहती थी कि यह लड़की पढ़ाई भी कर ले उसकी मदद से। अगले दिन से राधिका स्कूल बैग साथ लाने लगी। कोई 1-1.5 घंटे वो काम करती और इतनी ही देर वो निकिता जी के पास बैठकर अपनी पढ़ाई करती। उन्होंने नोटिस किया कि लड़की पढ़ने में बहुत तेज है। उन्होंने सोच लिया था कि अगले साल इसका स्कूल बदलवाना है। निकिता जी राधिका से डस्टिंग के साथ साथ तुषार और दीपक जी को खाना सर्व करवा देती। कभी कभी कुछ मंगाना होता तो पास के मार्केट में भेज देती। बस छोटे मोटे काम करवा लेती। शाम को उसे खाना खिला के ही घर भेजती। कभी कभी कोई सब्जी माँ और भाई के लिए भी पैक कर देती। माँ भी खुश थी कि उनकी बेटी को निकिता पैसे भी देती है और साथ ही पढ़ा भी देती है। इससे अच्छा उनकी बेटी के लिए भला और क्या हो सकता था। अगले साल निकिता जी ने राधिका का दाखिला तुषार के स्कूल में ही करवा दिया। अब वो तुषार के साथ ही उसे स्कूल छोड़ देती और लेके सीधा घर ही आती। अब राधिका सीधे शाम को ही अपने घर जाती थी। माँ की तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि बेटी इतने बड़े स्कूल में पढ़ने लगी है। राधिका 6ठी कक्षा में हो गई थी। राधिका पढ़ने में होशियार थी, इसीलिए उसको एक क्लास छोड़कर अगली क्लास में लिया गया और तुषार 9वीं क्लास में। निकिता के कहने से तुषार ने राधिका को पढ़ाना शुरू कर दिया था। खुद तुषार ने अपनी माँ को बताया कि वाकई राधिका पढ़ाई में बहुत अच्छी है। जैसे वो पहले एक आम स्कूल में पढ़ी थी तो उस स्कूल का सिलेबस उसने एकदम से कवर कर लिया था। दिन बीतते गए, राधिका 10वीं में हो गई थी। निकिता और राधिका की खूब जमती थी। वो उसे अपनी बेटी जैसे ही रखती थी। राधिका ने अब निकिता को काम करने से बिल्कुल मना कर दिया था। निकिता बहुत कहती, पर राधिका उसे हमेशा एक ही बात कहती, आंटी जी, आप मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। निकिता हंसते हुए बोलती, बस बस राधिका, मुझे आम इंसान ही रहने दो। तो राधिका कहती, आम इंसान आप जैसे नहीं होते। मुझे तो लगता है अगर भगवान होते होंगे तो आप जैसे ही होते होंगे। अब तो निकिता जोर से हंस पड़ी और बोली, राधिका, तू अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करने लगी है। मैंने जो भी सीखा है आपसे ही सीखा है। मुझे तो ना बड़ी बातें करनी आती थी आंटी जी, और ना ही छोटी। मुझे तो एक बात आपने समझाई है, उसकी बात सुनकर निकिता को उस पर बहुत प्यार आता है और वो प्यार से उसका माथा चूम लेती है। अब तो इस परिवार का हिस्सा है राधिका, निकिता ने भावुक होते हुए कहा। तो राधिका भी भावुक हो गई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। निकिता ने उसके आंसू पोंछकर उसे गले से लगा लिया। राधिका थोड़े से टाइम के लिए घर जाती थी, या यूं कहो कि बस सोने। पर घर जाकर भी वो बस अपनी निकिता आंटी, दीपक अंकल जी
और तुषार की ही बातें करती रहती। माँ भी फूले नहीं समाती कि उसकी बेटी की तो जिंदगी ही बन गई समझो। समय ऐसे ही बीत रहा था। तुषार बीटेक कर रहा था और राधिका ने भी बीकॉम में दाखिला ले लिया था। राधिका तुषार की दिनचर्या के हिसाब से उसकी हर चीज रेडी रखती। कब उसे क्या चाहिए राधिका को सब पता होता था। उनकी बात कम ही होती थी क्योंकि तुषार को बहुत ही कम बोलने की आदत थी। पर हाँ, एक बात थी कि वो हर बात के लिए राधिका पर आश्रित हो गया था। पता नहीं कब राधिका का दिल तुषार पर आ गया था, पर वो अपनी हैसियत जानती थी। इसीलिए उसने कभी इस बात की भनक तुषार को लगने नहीं दी। पर वो उसकी एक झलक देखने के लिए बार बार उसके रूम में जाने का बहाना ढूंढती और उससे पूछती रहती कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। ऐसे ही तुषार की बीटेक पूरी हो गई। उसे कॉलेज कैंपस से ही जॉब की ऑफर भी आ गई थी। बहुत अच्छी कंपनी थी, उसी शहर में अच्छी जॉब मिल गई थी। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती थी। तुषार थोड़ा लेट ही वापस आता था जॉब से, तो राधिका भी उसे खाना खिलाकर ही घर वापस जाती। उसका खुद के घर रहने का टाइम और भी कम हो गया था। इस वजह से दीपक जी भी अक्सर राधिका की बहुत तारीफ करते कि काम और पढ़ाई में कैसे तालमेल बिठाया हुआ है इस लड़की ने। उन्होंने एक बार उसे बोला भी, देखो राधिका, अब तो तुम पढ़ लिख गई हो, मैं तुम्हें कोई पार्ट टाइम जॉब दिलवा देता हूँ ताकि तुम्हें भी लगे कि कुछ अच्छा काम कर रही हो। राधिका ने पहले तो निकिता की ओर देखा, मानो पूछना चाह रही हो कि यह सिर्फ दीपक जी की इच्छा है या फिर उनकी भी। तो निकिता जी ने कंधे उचकाकर बोला कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो राधिका बोली, क्या बात है अंकल जी, आप मुझसे परेशान हो गए हो किसी बात से जो मुझे इस घर से दूर करना चाह रहे हो। तो दीपक जी उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए बोले, अरे बेटी, मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रहा था, वरना तो हम सबको तुम्हारी बहुत आदत हो गई है। तो राधिका बोली कि उसकी भलाई बस उन लोगों के साथ ही है। राधिका का तुषार के लिए प्यार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, पर हाय री बेबसी, वो उसे कुछ बोल भी तो नहीं सकती थी। उसे लगता था कि तुषार तो उसे नोटिस तक नहीं करता और वो उसे बेइंतहा प्यार करने लगी है। पर एक दो बार ऐसा हुआ कि जब वो बीमार थी और काम पर नहीं गई, तो तुषार ने खास तौर पर फोन करके उसके ना आने का कारण पूछा। और जब राधिका ने बताया कि वो बीमार है, तो वो बोला कि वो उसे दवाई दिलवा लाता है। कितना अच्छा लगा था राधिका को ये जानकर कि तुषार भी उसकी केयर करता है। पर उसने तुषार को बोला कि निकिता आंटी उसे डॉक्टर के पास ले गई थी और उन्होंने ही उसे दवाई दिलवाकर वापस घर छोड़कर गई है। सुबह फिर से तुषार ने उसका हाल चाल पूछा था। दिल धक धक करने लगा था राधिका का। अगले दिन जब वो कॉलेज के बाद काम पर आई, तो निकिता ने उसे डांटा कि उसे आराम करना चाहिए था। राधिका ने मुस्कुराकर कहा कि वो सदा के लिए थोड़ी बीमार हुई थी। निकिता मुस्कुरा रही थी, सोच कर कि जिस लड़की को अपना नाम तक ढंग से लेना नहीं आता था, वो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। राधिका की बीकॉम पूरी हो गई थी। अब वो बच्ची से एक 21-22 साल की जवान लड़की बन गई थी। रूप एकदम निखार आया था राधिका का। कोई भी लड़का उसे शादी के लिए मना ना करता। उधर राधिका का भाई विवेक भी उस जैसा ही मेहनती और होशियार था। वो भी पढ़ाई पूरी करके अच्छी जॉब पर लग गया था। किस्मत देखिए, बीकॉम पूरी करने के बाद राधिका की जॉब भी तुषार की कंपनी में ही लग गई थी, असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर। वो बहुत खुश हुआ था यह जानकर। वो उसे अपनी कार से अपने साथ ही ऑफिस लेकर जाता और वापस भी दोनों इकट्ठे ही आते। राधिका ने निकिता जी का काम में साथ देना नहीं छोड़ा था। वो सुबह जल्दी तैयार होकर पहले काम निपटा कर जाती और अपना और तुषार का टिफिन तैयार करती और आने के बाद फिर से काम पर लग जाती। निकिता तो कहते कहते थक गई थी कि काम से थक जाती होगी, तो वो हंसते हुए कहती कि वो अभी बूढ़ी नहीं हुई है। निकिता जी भी हंस देती उसकी बात पर।
राधिका पहले सिर्फ घर में ही तुषार के पास जाने के बहाने ढूंढती थी, अब तो वो ऑफिस में भी उसे देखने के बहाने ढूंढती। लंच तो वो दोनों इकट्ठे ही करते थे। उनके कुछ सहकर्मी सोचने लगे कि शायद दोनों के बीच कुछ है। एक दिन जब दोनों लंच कर चुके थे, राधिका वापस अपने केबिन में जा रही थी। तुषार के दोस्त ने तुषार से पूछा कि क्या उन दोनों में कुछ है, तो तुषार ने हंसते हुए कहा था, क्या यार तुम कैसी बातें करते हो, ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। राधिका का तो दिल ही टूट गया था यह सुनकर। हालांकि तुषार को पता नहीं था कि राधिका ने उसकी बात सुन ली है। राधिका बहुत रोई थी अपने केबिन में आकर। उसकी एक सहेली रीमा ने यह नोटिस भी किया कि लंच टाइम के बाद वो अपने केबिन में आकर रोई है, तो उसने उससे पूछा भी कि क्या बात है, तुषार से कोई बात हो गई क्या। तो राधिका ने जवाब दिया कि उससे तो कोई बात होने का सवाल ही नहीं। उसने रीमा को अपनी पूरी सच्चाई बता दी कि वो तो उनके घर में एक मेड का काम करती थी। यह तो उनकी दरिया दिली है जो उन्होंने उसे इतनी अच्छी शिक्षा दिलवाई, जिससे उसे इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। रीमा बोली, मुझे लगता है तुम तुषार से प्यार करती हो, क्योंकि तुम अक्सर उसे देखती रहती हो और तुम्हारे देखने का अंदाज एकदम प्यार भरा होता है। आज भी मैं देख रही थी कि तुम्हारे आने के बाद वो अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसी के बाद तुम रोई हो आकर। तुम मुझसे शेयर कर सकती हो राधिका, अगर कोई बात तुम्हारे मन में है तो। राधिका बोली कि अगर मेरे मन में कोई बात है भी तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मैं एक नौकरानी हूँ और ये अमीर लोग हैं, मेरा इनसे क्या मुकाबला। तो रीमा बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है होती, प्यार ऊंच नीच जात पात नहीं देखता। तुम एक बार तुषार से बात करके देखो, शायद उसके मन में भी तुम्हारे लिए कुछ हो। तो राधिका ने कहा कि उसके मन में कुछ नहीं है, यही वो अपने दोस्त को बोल रहा था कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। रीमा बोली, फिर भी अगर मौका मिले तो बोलना जरूर, कहीं यह बात तुम्हारे मन में ना रह जाए। राधिका बोली, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उस लड़की को भी बोल दिया कि वो भी किसी और से इस बात का कभी भी जिक्र ना करे। आज निकिता ने राधिका को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी कि तुषार की शादी तय हो गई है। राधिका के तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। उसे जैसे चक्कर आ रहे थे। कितना चाहती थी वो तुषार को, पर वो ये बात ना कभी तुषार से कह पाई और ना ही कभी अपनी प्यारी आंटी से। पर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। अब तो उसकी शादी ही हो रही थी, वो भी उस दिन से तीसरे दिन। राधिका का उदास चेहरा देख के निकिता ने पूछा, क्या हुआ राधिका, तुम्हें खुशी नहीं हुई तुषार की शादी की बात सुनकर। राधिका नकली मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए, नहीं आंटी, मैं बहुत खुश हूँ, बस थोड़ा सर दर्द है आज। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो मेरे ऐसे बिहेव पर। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आज ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं ले लेती। निकिता को अब चिंता होने लगी थी उसकी। नहीं आंटी जी, बस मामूली सा सर दर्द है, चाय पीने से चला जाएगा, कहकर राधिका जबरदस्ती मुस्कुराने लगी और काम में लग गई। उसने दोनों के लिए टिफिन रेडी किया। आज तुषार ने बड़े जोश के साथ राधिका को बोला, चलो राधिका, चलना नहीं है क्या। राधिका भी हैरान थी कि कम बोलने वाला तुषार आज कितना खुश था और खुद से उसने कुछ कहा था। फिर मन ही मन सोचा, हाँ हाँ, शादी जो हो रही है जनाब की। फिर उसने यह सोचते हुए अपना मूड सेट करने की कोशिश की कि अब उसे इस बात को मानना ही पड़ेगा कि तुषार की शादी हो रही है। उसे कैसे भी करके तुषार को भूलना पड़ेगा अब। पर यह सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। क्या हुआ राधिका, तुम रो क्यों रही हो। तुषार ने जब यह कहा तो राधिका एकदम से चौंक गई और अपनी आंखें साफ करते हुए बोली, कुछ नहीं तुषार, वो अब तुम मेरे साथ नहीं जाया करोगे ना, तो बस मन भर आया। अब से तुम मेरे साथ क्यों जाया करोगी भला, अपने हस्बैंड के साथ जाया करना।
क्योंकि मैं तो अपनी वाइफ के साथ जाया करूँगा। तुषार ने जब यह बात हंसते हुए बोली तो राधिका को वाकई बहुत हैरानी हुई कि आज तुषार का और ही रूप देख रही है वो। और दूसरी बात, वो कैसी अजीब बातें कर रहा है ना, जैसा राधिका का पति उसी ऑफिस में काम करेगा और तुषार की पत्नी अरे तो क्या ऑफिस की ही लड़की है। एक बार तो मन किया कि पूछ लूं, पर फिर सोचा कि कहीं कुछ और ही ना समझ ले। ये सोचकर राधिका ने चुप रहना ही बेहतर समझा। आज ऑफिस आ क्यों नहीं रहा, राधिका ये सोच ही रही थी कि उसने देखा कि ये तो ऑफिस वाली रोड ही है ही नहीं। तुषार, हम कहाँ जा रहे हैं, राधिका ने हैरान होते हुए तुषार से पूछा। तुम्हें मम्मी ने बताया नहीं कि परसों मेरी शादी है, तो मेरी हेल्प नहीं कराओगी शॉपिंग में? देखो, मुझे हर चीज़ में तुम्हारी मदद की आदत सी पड़ गई है, इसीलिए मैंने ऑफिस में आज हम दोनों की छुट्टी के लिए बोल दिया था, पर मुझे पूछा भी नहीं तुषार तुमने। राधिका को हैरानी हो रही थी कि हो क्या रहा है आखिर। वो इतना ही बोली थी कि तुषार ने गाड़ी शहर के सबसे बड़े मॉल में लेकर पार्क कर दी। वो उसे लड़के वाले शोरूम में ले गया। बिना मन से राधिका उसे शॉपिंग करवा रही थी, पर वो तो हर चीज़ राधिका से पूछ पूछ कर ही ले रहा था। उसकी शॉपिंग में 2 घंटे लग गए। जब उसकी शॉपिंग पूरी हो गई तो तुषार हंसते हुए बोला, चलो अब लेडीज सेक्शन में चलते हैं। राधिका मूसा बनाते हुए बोली, मैंने तुम्हारी शॉपिंग करवा दी, अपनी पत्नी की शॉपिंग के लिए आंटी जी को लेकर आना। अरे मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग की बात कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी शादी में नहीं आना क्या? तुषार आज लाइफ में पहली बार बात बात पर हंस रहा था। मन मानकर राधिका लेडीज वाले शोरूम में गई तो वहाँ न सिर्फ निकिता बल्कि दीपक जी भी थे। साथ में अपनी माँ को देखकर तो जैसे राधिका को रोना ही आ गया। आज उसका मन बार बार भर रहा था। माँ ने पूछा कि बेटी रो क्यों रही हो, तो निकिता जी ने बोला कि उसका सर दर्द कर रहा है इसीलिए रो रही है। यह कहते हुए मुस्कुरा रही थी। जब राधिका के लिए निकिता जी ने महंगे कपड़े खरीदने शुरू किए तो उसने विरोध करना चाहा, तो निकिता बोली, अच्छा बस इतना बोल दो कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। अब उन्होंने ऐसे इमोशनल होकर बोला तो राधिका इनकार ना कर सकी। उस लहंगे के लिए जो ऐसा था मानो दुल्हन के लिए खरीदा गया हो। ऐसे ही और भी बहुत सारे बढ़िया कपड़े, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक का सामान राधिका के लिए खरीदा गया। वो चुपचाप बस सब कुछ लिए जा रही थी, पर मन इतना खुश नहीं था। निकिता जी और उसकी माँ के बीच शादी को लेकर ही बातें हो रही थी। निकिता जी ने बताया कि वो ज़्यादा रिश्तेदारों को नहीं बुला रही है। शादी में बस 15-20 रिश्तेदार और कुछ ऑफिस के सहकर्मी ही शादी में आने वाले थे। जब निकिता ने राधिका से कहा कि वो भी किसी सहकर्मी को बुला ले, तो राधिका ने कहा कि कोई उसके ज़्यादा करीब नहीं है, इसीलिए वो किसी को नहीं बुलाना चाहती। निकिता के जोर देने पर उसने रीमा के बारे में सोचा कि उसे बुला लेगी, जो उस दिन उससे तुषार के बारे में बात कर रही थी। आज शादी का दिन था। शहर के मशहूर होटल में शादी का प्रोग्राम रखा गया था। हॉल में 40-50 लोग मौजूद थे। बहुत ही रौनक थी हॉल में। कुछ लोग डांस फ्लोर पर डांस कर रहे थे, जिनमें ज़्यादातर उनके स्टाफ के मेंबर थे। रीमा भी थी यहाँ। राधिका, उसकी माँ और भाई को निकिता जी ने सबसे आगे वाली लाइन में बैठने को बोला था, जो स्टेज के एकदम सामने थी। डांस फ्लोर पर बस उनसे कुछ दूरी पर ही था। निकिता जी की जिद से राधिका को ऐसे सजाया गया था मानो वही दुल्हन हो। उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि कैसी किस्मत है, दुल्हन जैसे सजी वो है और शादी किसी और लड़की की है। वो बहुत उदास बैठी थी। रीमा उसे बार बार डांस फ्लोर पर बुला रही थी, पर वो हर बार मना कर देती। रीमा की मुस्कान उसे जैसे चिढ़ा रही थी। दूल्हा यानी तुषार स्टेज पर आता है। मैरून और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन वाली शेरवानी में तुषार किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। राधिका उसे देखती ही रह गई। एक फोटोग्राफर ने तो उसे देखने के अंदाज वाला पोज कैप्चर ही कर लिया था, जिसका राधिका को बाद में पता चला और उसे इस बात का बड़ा पछतावा हुआ। फिर उसने सोचा कि अब वो उसे ऐसे नहीं देखेगी।
स्टेज पर अनाउंसमेंट हुई कि दुल्हन को बुलाया जाए। वरमाला के लिए डीजे पर सॉन्ग भी ऐसे ही चल रहे थे कि जैसे दुल्हन को बुलाया जा रहा हो। राधिका को बहुत उत्सुकता हो रही थी। ये दुल्हन आखिर है कौन? वो देखना चाहती थी कि वो कितनी खूबसूरत है, तुषार के लायक है भी या कि नहीं, बस उसका ध्यान रखने वाली हो। पर मुझे क्या लेना अब, उसकी शादी हो जाएगी, जो आएगी वही देखेगी ना। सोच सोच कर राधिका खड़ी हो गई और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि दुल्हन आई क्यों नहीं। स्टेज से बार बार अनाउंसमेंट हो रही है दुल्हन के लिए। इतने में निकिता राधिका के पास आकर बोलती है, वरमाला पर हम सबको तुषार के साथ होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से राधिका मुस्कुरा रही थी निकिता जी के आगे, वरना उसका मन कितना दुखी था यह इससे ज्यादा और कोई नहीं सोच सकता। निकिता उसे, उसकी माँ और भाई को स्टेज पर ले गई। अब स्टेज पर तुषार और राधिका का परिवार था। एक लड़की आई और तुषार को वरमाला पकड़ा गई। दूसरी आई और उसने जैसे ही राधिका के हाथ में दूसरी वरमाला पकड़ाई तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। निकिता जी, दीपक जी, तुषार, उसकी माँ, भाई विवेक सभी मुस्कुरा रहे थे। ऑफिस वाले तो हुर्रा हुर्रा के हुड़दंग मचा रहे थे। अब उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी ही शादी है तुषार के साथ। आंखें फिर से भर आई। कितने अजीब होते हैं ना यह आंसू, सुख में भी साथ देते हैं और दुख में भी साथ होते हैं। राधिका ने जब निकिता की ओर देखा तो उन्होंने गर्दन हाँ में हिलाई और धीरे से उसके कान में कहा, तुमसे ही शादी हो रही है तुषार की, मेरी बेटी। जब राधिका फूट फूट कर रोने लगी तो निकिता ने उसे गले से लगा लिया और बोला, बस शगुन वाला टाइम है, ऐसे नहीं रोते। तब जाके राधिका यह कहते हुए अपनी माँ, निकिता जी और सामने खड़ी रीमा को और सबको देख के बोली, आप सब लोग बहुत बुरे हो। सबको पता था कि मेरी शादी है, बस मुझे ही पता नहीं था। कहने के बाद ही उसका रोना बंद हुआ और उसके ऐसा कहने से सब लोग हंसने लगे। कैसी अनोखी शादी थी ना ये, जिसमें दुल्हन को ही नहीं पता था कि उसकी शादी हो रही है। वरमाला के समय राधिका ने जब देखा कि किसी को कोई हैरानी नहीं हुई इस शादी से, तो वो बहुत हैरान हुई कि निकिता जी और दीपक जी तो ठीक है, पर उसकी माँ और विवेक ने भी उसे कुछ नहीं बताया, बल्कि उसके पूरे स्टाफ को उनकी शादी की खबर थी, बस उसे छोड़कर। वरमाला हुई। दोनों जब स्टेज पर लगे सोफे पर बैठे तो तुषार ने पूछा, क्यों, कैसी रही? तो राधिका बस मुस्कुराकर गर्दन झुका ली। शादी के बाद सभी लोग अगले दिन दोपहर को बैठे थे। राधिका ने आके सबसे पहले निकिता जी और दीपक जी के पैर छुए, आंटी जी, अंकल जी पर नाम बोलते हुए। तो निकिता बोली, अब अंकल आंटी नहीं चलेगा, पापा मम्मी बोलना पड़ेगा। उसकी बात पर सब हंस दिए। तो निकिता ने अपनी नई बहू से बोला, बहुत चालाक बन गई थी ना तुम राधिका, चुपचाप प्यार करने लगी थी। तुम्हें तुषार को बताना नहीं था, चलो उसे ना बोलती, कम से कम मुझसे तो जिक्र करती। पता है तुषार भी तुमसे प्यार करता था, पर तुम तो उसकी आदत को जानती हो ना, वो बहुत ही कम बोलता है, पर उसने कम से कम मुझे तो बताया। और उस दिन तुषार ने तुम्हें चिढ़ाने के लिए ही अपने दोस्त से बोला था कि हम दोनों के बीच कोई बात नहीं है। इस बात पर राधिका ने हैरान होकर जब तुषार को देखा तो पाया कि वो मुस्कुरा रहा था। इसका मतलब वो बात सच थी। निकिता जी फिर से बोली, और रीमा ने भी तुषार से बात की तो हम लोगों को लगा कि अब समय आ गया है कि शादी हो ही जानी चाहिए, तो हो गई शादी। यह कहते हुए निकिता जी मुस्कुरा रही थी। राधिका ने शर्म के मारे गर्दन झुका ली। दूसरी बात, मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, बेटी तुम्हें किसी और के घर में कैसे जाने देती? तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। कहते हुए उन्होंने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा। राधिका को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी तुषार से शादी हो गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस परिवार का कर्ज कैसे चुकाएगी। तो वो हाथ जोड़कर बोली, आंटी जी, सॉरी मम्मी जी, मैं आप लोगों का कर्ज जीवन भर नहीं चुका सकती। निकिता जी ने फिर से चुटकी लेते हुए बोला, चुका सकती हो बहू रानी। राधिका, कैसे मम्मी जी? सिंपल है, मुझे जल्दी से पोता या पोती देकर। उसके ऐसा कहने पर फिर से सब लोग हंसने लगे और राधिका शर्म के मारे पानी पानी हो गई। इस शादी से सभी खुश थे। जहां निकिता जी और दीपक जी को पसंद लड़की बहू के रूप में मिल गई थी,
वही राधिका और तुषार दोनों को मनपसंद जीवन साथी मिल गए थे। राधिका की माँ को उम्मीद से कहीं बढ़कर मिल गया था और विवेक को ऐसा जीजा मिलना तो मुश्किल ही था ना। रीमा और विवेक ने तुषार वाले रूम की सजावट की। उन दोनों ने अपना पूरा जोर लगा दिया था उस कमरे को सजाने में। रात को रीमा राधिका को तुषार वाले सजे धजे रूम में छोड़ आई। आज उसका कुछ ज़्यादा ही हंसी मजाक चल रहा था राधिका के साथ। वो उसे बहुत मना कर रही थी कितना मजाक ना करे, पर वो आज मानने वाली थोड़ी थी। राधिका भी समझ रही थी कि जीवन में उसकी एक ही सहेली तो बनी है, उसका पूरा हक है। रात को तुषार कमरे में दाखिल हुआ। राधिका सर झुकाई बेड पर बैठी थी। तुषार उसके बगल में आकर बैठ गया। वो मुस्कुरा रहा था। उसने एक बार उसे मुंह उठाने को बोला, पर जब उसने नहीं उठाया तो तुषार ने ठोड़ी के नीचे हाथ रख के उसका मुंह को ऊपर उठाया। राधिका ने जब देखा कि तुषार मुस्कुरा रहा है तो उसने धीरे से कहा, आपको तो मजा आ रहा होगा ना। तुषार जो कि मुस्कुरा रहा था गंभीर होकर बोला, यह मजे के लिए नहीं सजा के लिए किया गया था कि तुम्हें बताया नहीं गया। राधिका भी गंभीर होकर बोली, किस बात की सजा। तुषार उसी गंभीर स्वर में, तुमने रीमा को क्या बोला कि तुम इस घर की नौकरानी हो। क्या पिछले 10 सालों में एक भी दिन हमने तुम्हें नौकरानी समझा। फिर उसने कहा, बोलो। राधिका ने नामे गर्दन हिलाई तो तुषार बोला, फिर तुमने ऐसा बोलकर हम सबकी इंसल्ट क्यों की। राधिका को अब पछतावा हो रहा था अपनी बात पर। सही तो बोल रहा था तुषार। उन लोगों ने कभी भी उसे नौकरानी नहीं समझा, बल्कि निकिता जी तो उसे हमेशा यही बोलती, तुम इस घर की मेंबर हो। राधिका कुछ भी नहीं बोल पाई और उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। अब तुषार को पछतावा हो रहा था कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो उसने राधिका की आंखों से आंसू पोंछे और उसके माथे पर हल्की सी किस करके बोला, पीछे जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब तो वैसे भी आधिकारिक रूप से तुम इस घर की सदस्य हो, मेरी पत्नी के रूप में, इसीलिए कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं बोलनी। अब नहीं बोलोगी ना। अब तुषार मुस्कुरा रहा था। राधिका ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। तुषार चुटकी लेते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल पहले दिन माँ ने समझाया था ना कि खाली गर्दन नहीं हिलानी, जो भी कहना है बोलकर। राधिका मुस्कुराने लगी इस बात पर और बोली, अब क्या बोलूं, बताओ आप। आज ही मेरी शादी हुई है और आप चाहते हो कि आज ही मैं बक बक करने लग जाऊं। तुषार भी बात को लंबा खींचना चाहता था। मैं कौन सा बक बक करने को बोल रहा हूं, बस इतना चाहता हूं कि मेरी बातों का जवाब बोल कर दो। अब राधिका भी मस्ती के मूड में आ गई और बोली, देखना अगर मैं बोलने लग गई ना तो दोस्तों को कहते फिरोगे कि मेरी पत्नी चुप ही नहीं होती। बहुत खुश नजर आ रही थी राधिका। अभी जब राधिका बोल रही थी तो तुषार को कुछ याद आया। उसने अपनी पॉकेट से एक डिब्बी निकालते हुए कहा, अरे मैं तो बातों बातों में भूल ही गया था कि मैंने तुम्हें मुंह दिखाई का कुछ देना है। राधिका ने पहले तो सोचा कि बोल दे कि पहली बार थोड़ी देख रहे हो मुंह, पर बोली नहीं क्योंकि वो इस रोमांटिक पल को जाया नहीं करना चाहती थी। उसने डिब्बी खोली तो उसमें से डायमंड जड़े हुए 2 कीमती कंगन निकाले। राधिका तो उन्हें देखती ही रह गई। उसे लगा कि उसे इतना कीमती तोहफा नहीं लेना चाहिए, तो वो बोली, नहीं तुषार जी, मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकती। तुषार ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जो मेरा है वो सब तुम्हारा भी है राधिका। अब से ऐसा कभी ना सोचना कि तुम ये ले सकती हो, वो नहीं ले सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और पत्नी का पति की हर चीज़ पर हक होता है। इतना कहते हुए उसने जैसे ही उनमें से एक कंगन आगे बढ़ाया, राधिका ने अपना एक हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर तुषार ने दूसरा कंगन भी उसे पहना दिया। उसके इस प्यार पर राधिका भाव विभोर हो गई और बोली, आप सच में बहुत अच्छे हो तुषार जी, कितने समझदार हो आप।
तुषार भी बड़े प्यार से अपनी पत्नी के दोनों गालों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, मेरी पत्नी भी उतनी ही समझदार है। राधिका तुरंत अपने पति के गले लग गई। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए तो राधिका बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। तुषार जी, हाँ बोलो ना, और तुम्हें कुछ कहने के लिए इतनी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बोला करो बस। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कैट से एमबीए करना चाहती हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? तुषार फिर से गंभीर होकर बोला, मुझे भला क्यों एतराज़ होने लगा, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे डिस्कस किया ये सब। राधिका भाव विभोर होकर, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला। मैं तुमसे भी ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, जो न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे माँ बाप का भी पूरा ख्याल रखती हैं। फिर मस्ती वाले मूड में बोला, वैसे अगर तुम्हारा सिर्फ बातों का ही मूड है तो हम मम्मी पापा के पास चलती हैं, फिर ढेर सारी बातें होगी सुबह तक। राधिका उसकी बात सुनकर बुरी तरह से शर्मा गई और बस चुप ही रही। उसका चेहरा फिर से झुक गया क्योंकि वो तुषार की बातों का मतलब समझती थी। तुषार ने फिर से उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसके चेहरे को ऊपर उठाया, पर इस बार बात करने के लिए नहीं बल्कि किस करने के लिए। सुबह राधिका को रूम से बाहर आते हुए बेहद शर्म आ रही थी। तुषार उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाया जहां निकिता जी और दीपक जी बैठे थे। राधिका और तुषार दोनों ने उन दोनों के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और उनके सामने बैठ गए। निकिता पहले से उससे कोई बात करना चाहती थी तो वो थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, देखो बेटा राधिका, तुषार की पत्नी बनने के बाद अब तुम्हारा इस घर पर अधिकार बिल्कुल वैसा हो गया है जैसे मेरा तुम्हारे पापा और तुषार का है। वैसे तो पहले भी तुम्हारे लिए इस घर में कोई रोक टोक नहीं थी, पर अब तो बात दूसरी हो गई है। तुम इस घर की बहू ही नहीं बेटी भी हो। यह घर पूरी तरह से तुम्हारा है, इसीलिए जो भी करना हो, जो भी लेना हो, बिना हिचक के लेना। और एक और बात तुम्हें कहना चाहूँगी कि तुम अपनी सैलरी को जैसे चाहो खर्च करो, तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। तुम अपनी माँ और विवेक की वैसे ही मदद करते रहना जैसे पहले करती हुई। इतना बोलकर निकिता जी चुप हो गई। राधिका ने जब उनकी बातें सुनी तो उसे बहुत सुकून मिला। उसे थोड़ा यह बात खटक रही थी कि वो शायद अब माँ की सहायता नहीं कर पाएगी, पर निकिता जी ने उसे पूरी छूट दे दी थी। उनकी अच्छाई देखकर राधिका को उन पर बहुत प्यार आ रहा था। अपनी सास पर तो वो बोली, मम्मी जी आपने जो भी कहा वो आपका बड़प्पन है और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, पर मैं जो भी करूँगी आपसे, पापा जी से, तुषार जी से पूछे बिना बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं खुद आपसे कुछ कहना चाहती थी। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। मैंने तुषार जी से तो पूछ लिया है, अब अगर आप दोनों भी इजाज़त दे दे तो मैं तैयारी शुरू करूं। निकिता जी ने खुश होते हुए कहा, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए, और तुम अगर आगे पढ़ना चाहती हो तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तुम आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो। राधिका तो खुश हो गई और आगे बढ़कर अपनी सास के गले लग गई। सास ने भी उसके सर पर हाथ फेरकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर निकिता बोली, देखो राधिका, अब शायद तुमसे घर का काम ना हो, इसीलिए हम सोच रहे थे कि किसी को घर पर हेल्प के लिए रख लेती हूँ। राधिका थोड़ा गंभीर होकर, आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या मम्मी जी? आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ करूँगी। जॉब एंट्रेंस की तैयारी और घर का काम, यह घर का काम मेरा कर्तव्य नहीं, मेरा अधिकार है, और यह अधिकार मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगी। अपनी बहू की बातें सुनकर निकिता जी को बहुत गर्व हो रहा था उस पर। उसके बाद राधिका ने केट एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी, साथ ही उसने अपनी जॉब भी जारी रखी। उसके बाद वो घर का काम भी करती। तुषार उसका बहुत ध्यान रखता था, उसे किसी भी चीज़ की कमी ना होने देता। उसके कहने से पहले सब कुछ हाजिर होता। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। परीक्षा का दिन भी आया। राधिका बहुत टेंशन में थी।
पर उसकी तैयारी बहुत अच्छी हुई थी। परीक्षा देते हुए उसे पता चल गया था कि वो एंट्रेंस टेस्ट निकाल लेगी, और हुआ भी वही। एंट्रेंस क्लियर करके उसे अपनी मनपसंद इंस्टीट्यूट अपनी सिटी में ही मिल गया। अब उसे जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि पढ़ाई तो रेगुलर होनी थी। खैर, उसके घर वाले उसके हर फैसले पर उसके साथ खड़े थे। इस बात का उसे बहुत फायदा था। तुषार ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि उसकी फैमिली का खर्चा वो उठाएगा, पर राधिका ने बोला कि अब तो विवेक की भी प्रमोशन हो चुकी है और वो 2 लोगों का खर्चा तो अच्छे से चुका ही सकता है। वैसे भी उन लोगों को अब रहने की भी कोई समस्या तो नहीं रही थी, क्योंकि उनके घर से सिर्फ 2 गली छोड़कर दीपक जी का एक 2 BHK फ्लैट पड़ा था। उन्होंने बहुत जिद करके राधिका के माँ और भाई को वहाँ रहने को बोला था। इस तरह से उनका किराया बच गया था और उन्हें रहने को बढ़िया ठिकाना भी मिल गया था। राधिका शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज थी। उसने अपने लिए फाइनेंस स्ट्रीम चुना। उसे पता था कि इसमें सबसे ज़्यादा स्कोप है। 2 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। इस दौरान दोनों ने पहले ही यह तय कर लिया था कि पढ़ाई के दौरान वो लोग बच्चे की प्लानिंग नहीं करेंगे। रिजल्ट भी वही रहा जैसे कि उम्मीद थी। उसने टॉप किया था। उसे बहुत बड़ी बड़ी MNSCS से ऑफर आ रही थी। दूसरी ओर तुषार वाली कंपनी, जिसमें उसने असिस्टेंट अकाउंटेंट के तौर पर काम किया था, एक ऑफर वहाँ से भी आई। वो लोग उसे ऑफर दे रहे थे कि अगर वो उनकी कंपनी ज्वाइन कर ले तो वो एक नई जॉब जनरल मैनेजर फाइनेंस शुरू कर सकते हैं। राधिका कभी भी यह सिटी छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। MNC ज्वाइन करने के लिए उसे किसी बड़े शहर में जाना पड़ता, तो उसने अपने ही शहर में तुषार वाली कंपनी में जनरल मैनेजर फाइनेंस वाली जॉब को ऑफर एक्सेप्ट कर ली। अब वो तुषार की बॉस बन चुकी थी। सैलरी भी तुषार से दुगुनी हो गई थी। आज उन्होंने माँ और विवेक को भी बुलाया था। नई जॉब की खुशी में पूरा परिवार खुश था। सब लोग राधिका की तरक्की की वजह से उस पर गर्व कर रहे थे। निकिता जी ने तुषार को चिढ़ाते हुए बोला, सुनो तुषार, राधिका अब तुम्हारी बॉस है। तुषार ने भी बड़े ही नाटकीय अंदाज में झुककर बोला, क्या हुक्म है बॉस? राधिका शर्मा गई उसकी बात सुनकर। आज एक नौकरानी राधिका उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी जहां पर किसी के लिए भी पहुंचना असंभव सा होता है। राधिका के भाई की शादी रीमा के साथ हो गई। अब पूरा परिवार खुश था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।